वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 2, मेरे संग की औरतें। तो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? मेरे संग की औरतें। तो जैसा कि इस नाम से ही विदित हो रहा है, हमें ये जो चैप्टर का नाम है इससे ही हमें विदित हो रहा है कि ये जो चैप्टर है इसमें किसके बारे में बताया गया होगा। मतलब ये जो पाठ है ये गद्य रचना है और इसमें ये जो है ये महिलाओं पर केंद्रित है। इसकी लेखिका कौन है? वो है मृदुला गर्ग। लेखिका है इसकी मृदुला गर्ग, जिनका जन्म हुआ था 1938 में। ठीक है, तो लेखिका भी मतलब वो भी महिला ही है जिन्होंने लिखा है इसको। तो ये जो पूरा पाठ है ये क्या है? एक महिलाओं पर केंद्रित है, उन महिलाओं पर जिन्होंने अपना जीवन निर्वाह परंपरा के अनुसार, मतलब जो भी उनकी प्राचीन जो परंपराएं रही हैं उनके अनुसार अपना जीवन निर्वाह किया और लीक से हटकर भी कार्य किया। लीक मतलब जो भी उनके रीति रिवाज हैं, जो भी उनकी पुरानी मान्यता है उनके अनुसार जो कार्य है उनसे हटकर उन्होंने कार्य किया, उसे कहते हैं लीक से हटकर कार्य करना। तो उन्हीं महिलाओं के बारे में इसमें बताया गया है जिन्होंने की परंपरा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह किया और लीक से हटकर अपना कार्य किया। और ये जो पाठ है हमें यही संदेश देता है कि लीक से हटकर कार्य करना और परंपरा के अनुसार जीवन निर्वाह करना दोनों में कोई विरोधी संबंध नहीं है। तो जो लेखिका है उन्होंने इस पाठ में अपने जो परिवार की महिलाएं हैं उनके स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो इसमें उन्होंने किस किस का वर्णन किया है? अपने परिवार की कौन कौन सी महिलाओं का। एक तो उन्होंने अपनी जो नानी है जिनको उन्होंने देखा भी नहीं था, तो जो उनकी यादें हैं उनके बारे में जो उन्होंने सुना उनके बारे में, तो उनको याद करते हुए उन्होंने उनके बारे में इसमें बताया। तो लेखिका ने अपनी नानी के बारे में, अपनी परदादी के लिए बताया उन्होंने इसमें, अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के बारे में, इन सबके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है कि इन सभी ने अपना जो जीवन है वो परंपरा के अनुसार निर्वाह किया और लीक से हटकर भी कार्य उन्होंने किया। तो हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की। तो ये सबसे पहले हम जो भी पाठ हम पढ़ेंगे, जो भी पेज नंबर के अनुसार हम पाठ पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी कठिन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ हम एक बार समझ लें, उसके बाद हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पेज नंबर 13 है उसमें जो कठिन शब्द आए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है शब्दार्थ पृष्ठ संख्या 13। ठीक है, इसके देखते हैं तो कौन कौन से शब्द हैं। पहला है जाहिर। जाहिर का अर्थ क्या हो गया? प्रकट करना। ठीक है, इसके बाद है मर्म। मर्म का अर्थ है गूढ़ अर्थ या फिर रहस्य भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद है पर्दानशी। इसके बाद है पर्दानशी, इसका अर्थ है पर्दा करने वाली स्त्री। ठीक है, मतलब जो पर्दे में रहती हैं। इसके बाद है बैरिस्ट्री। बैरिस्ट्री का अर्थ क्या हो गया? कानून से संबंधित पढ़ाई। ठीक है, और कौन सा इसमें? आकांक्षा। आकांक्षा इसका अर्थ होता है इच्छा।
और भी है इसमें, हम देख लेंगे। तो ये जो पेज नंबर 13 है, इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं वो देख लिया हमने। अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो जो लेखिका है सबसे पहले अपनी नानी के बारे में बता रही है इस पाठ में कि मेरी एक नानी थी, मतलब वो अब नहीं है, तो उनके बारे में जो उन्होंने बातें सुनी उनके आधार पे बता रही हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, जाहिर कर देखा हमने, स्पष्ट, मतलब जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म मतलब जो रहस्य, जो गूढ़ अर्थ है, वो समझ में आया। तो कह रहे हैं कि नानी की कहानी नहीं सुनी, लेकिन नानी से हमने कहानी नहीं सुनी, लेकिन जो नानी की कहानी है वो हमने जरूर सुनी कि नानी ने अपने जीवन में क्या क्या उन्होंने कार्य किए। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। विलायत का अर्थ है विदेश, और बैरिस्ट्री है कि कानून से संबंधित पढ़ाई। कि जो उनकी नानी के पति थे, मतलब उनके नाना जी थे, वो शादी के तुरंत बाद ही उनको छोड़कर, उनकी नानी को छोड़कर विलायत चले गए। क्या करने? बैरिस्ट्री पढ़ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। बसर का अर्थ क्या हो गया? बिताना। तो बसर का अर्थ क्या हुआ? बिताना। तो जब वो वहां से, मतलब वो जब विलायत से लौटे, तो उन्होंने जो अपना जीवन है, अपनी जिंदगी वो किस तरह बिताई? जो विलायती रीति रिवाज है उनके साथ उन्होंने अपने जीवन यापन किया। नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा, पर उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी नहीं किया। मतलब जो उनकी नानी थी, उनका जो जीवन यापन का तरीका था, रहन सहन का जो तरीका था, उस पर उन्होंने उनकी नाना के रहन सहन के तरीके का या जीवन यापन के तरीके का कोई भी असर नहीं होने दिया। मतलब वो अपने तरीके से जीती रही, और जो उनके नाना जी थे वो अपने तरीके से जीते रहे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो उनकी नानी थी, उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा, जो भी इच्छा है, जो भी आकांक्षा है, वो सब कभी भी उन्होंने उनके ऊपर जाहिर नहीं की। अब इसके बाद देखते हैं। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, मतलब जब उनकी मौत हुई थी, उनकी उम्र कम ही थी। 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर उठी। मुंह जोर का मतलब होता है कि बहुत बोलने वाली, जिन्होंने कभी बोला भी नहीं था पहले भी, और अब वो बोलने लगी हैं। तो मुंह जोर का अर्थ क्या हुआ? पृष्ठ संख्या कौन सी हो गई? 14। तो मुंह जोर का अर्थ क्या हुआ? बहुत बोलने वाली। एक बार देख लें सारे इसके हम कौन कौन से आए हैं इसमें। लिहाज, लिहाज का अर्थ हो गया शर्म। दंग, दंग का अर्थ है हैरान। आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित का अर्थ है, हैरान या आश्चर्यचकित दोनों ही है। इसके बाद है हुजूर, इसका अर्थ है दरबार या फिर सभा। फरमाबदार, फरमाबदार का अर्थ क्या हो गया? आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। और अब देखिए हैरत अंगेज, हैरत अंगेज, इसका अर्थ हो गया आश्चर्यजनक। जुनून, जुनून का अर्थ क्या हुआ? पागलपन। तो जो इस पेज पे आए कठिन शब्द वो हमने देखे। अब हम पढ़ते हैं इसको।
जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, मतलब बीमार थी, तो उनके लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है, तो उनको किस बात की चिंता जताने, मतलब फिक्र उनकी होने लगी कि उनकी जो बेटी है वो कितने साल की थी, 15 साल की। उनकी बेटी कौन, मतलब जो लेखिका है उनकी माँ। तो उन्हें लगा उसकी शादी की उन्हें फिक्र सताने लगी। नाना से उन्होंने कहा, मुंह जोर, मतलब उन्होंने आज तक कभी अपनी कोई भी इच्छा नहीं कही थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि जरूरी है तो उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उन्होंने उनके नाना से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर, लिहाज मतलब लज्जा, उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि अब वो किससे मिलना चाहती हैं, जो लेखक के नाना है उनके दोस्त हैं स्वतंत्रता सेनानी, क्या नाम है उनका, प्यारेलाल जी, उनसे वो मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए, मतलब सब आश्चर्यचकित रह गए कि जो आज तक नहीं बोलती थी, अपने घर में भी पर्दा रखती थी सभी से, वो अब अपने पति के दोस्त से क्यों मिलना चाहती हैं। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। सबको यही आश्चर्य होता कि जिसने आज तक पर्दा रखते हुए अपने घर के, अपने लोगों से या अपने खुद के पति से उसने मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आज वो आखिरी समय में, जब उनके जीवन का अंतिम समय है, जब वो अजनबी व्यक्ति से मिलना चाहती हैं, तो ऐसा क्यों। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। तो उनके जो नाना हैं वो समझदार थे, तो उन्होंने देखा कि इसके पास समय भी कम है, और जो वक्त की नजाकत, मतलब जो कि हालात है, किस तरह के हालात है, उसको देखते हुए उन्होंने उसकी लाज रखी, मतलब उस बात को उन्होंने मान लिया। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, मतलब उनकी बीवी के सामने उसे ले आए। मतलब अब जो उनकी नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज, मतलब आश्चर्यचकित था कि उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। तो उन्होंने उस अजनबी व्यक्ति से, मतलब जो उनके दोस्त के मित्र, उनके पति के मित्र थे प्यारेलाल शर्मा, उनसे क्या कहा कि आप मुझे वचन दीजिए, मतलब मुझसे वादा कीजिए कि मेरी बेटी की शादी आप तय करेंगे। मतलब जो वर है उसके लिए जो लड़का देखना है उसको कौन तय करेगा, उसके पति के मित्र। मेरे पति तो साहब है, साहब मतलब जो अंग्रेजों के गुलाम होते हैं ना, जो अंग्रेजी रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं, उनको बोलते हैं साहब, कि मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। मतलब वो नहीं चाहती कि जो भी फरमाबरदार का हमने पढ़ा अर्थ आज्ञाकारी की, मतलब वो कह रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जो कि अंग्रेजों के हुक्म मानते हो, अंग्रेजों के आज्ञाकारी हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। जुनून मतलब एक सवार होना, तीव्र भावना जो होती है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो औरत खुद आज अपनी आजादी से बेखबर रही, मतलब हमेशा पर्दे में रही और घर में कैद रही, उसको अपनी आजादी की कोई वो नहीं थी, लेकिन उसके मन में देश की आजादी के लिए इतनी ज्यादा उसके मन में इच्छा थी, जुनून था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, पर उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी वो अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने से असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। मतलब वो कह रही है कि उन्होंने उस पारंपरिक जो माहौल था उसमें वो रही, किस तरह, मतलब हमेशा चुप रही, खामोश रही, अपनी जो इच्छाएं थी उन्हें नहीं बताई, लेकिन जो मन के अनुसार जो उनके मन में था उसको तो उन्होंने पूरा किया। मतलब इतने बंदिश में बिना आजादी के रहने पर भी वो हमेशा आजाद ख्यालों की रही। इसके बाद है, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान होता है ना, परीक्षा, आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा
धेला तक नहीं था। पुश्तैनी होता है ना कि जो पूर्वजों के द्वारा जो मिला गया पैसा होता है, जो हमारे बड़े होते हैं उनके द्वारा जो हमें जो भी जायदाद मिलती है वो होती है पुश्तैनी। तो कह रहे हैं कि उसकी जेब में वो कुछ भी नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनखा खा जाती थी। मतलब वो जो थी उनकी माँ बहुत ज्यादा कमजोर थी, तो खादी की साड़ी जो होती है उसमें वजन होता है। तो कह रही हैं कि वो साड़ी थी खादी की, वो इतनी भारी लगती थी कि उनकी जो कमर है वो भी चनखा खा जाती थी। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती। अभ्यास मतलब प्रयास करना, बार बार उसे पहनकर देखना, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने, गनीमत मतलब भलाई, गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। मतलब जैसी वो थी उस पर किसी ने भी अपना जो था कि अपने विचार, किसी ने भी उनपे अपने विचार नहीं थोपे। जैसा जिस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रही थी, जिस तरीके से वो रह रही थी परिवार में, उसी तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। क्यों नहीं की? उनकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह, वाशिंदे मतलब जो निवासी होते हैं उनको बोलते हैं वाशिंदा, कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे। मतलब जो उनके अभिभूत मतलब जानकार, कि जो और हिंदुस्तान के और भी निवासी है उन्हीं की तरह जो उनकी माँ के ससुराल वाले थे वो जो साहब थे मतलब अंग्रेज लोगों के जानकार थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे से आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक रहे थे। प्रशंसक मतलब प्रशंसा करने वाले। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। मतलब चाहे लड़का कैसा भी हो, लेकिन जो दबदबा था वो किसका था? उनके ससुर का। मतलब जो लेखिका के नाना थे उनका दबदबा था। इसी कारण से जो लेखिका की माँ थी, चाहे वो कोई काम करे या ना करे, कैसे भी रहे, उस पर कोई भी दबाव नहीं था। आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या और परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म का अर्थ होता है जादुई तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। मतलब दो वजह थी कि नानी की जो इच्छा थी वो, और दूसरा जो उनकी नाना थे उनकी रजामंदी की, उनकी जो नानी थी उनकी उन्होंने बात मान ली। उसमें खूबसूरती, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। मतलब वो कमजोर थी तो कोई भी ज्यादा मतलब होता है ना कि परिश्रम मेहनत वाला काम उनसे कोई करवा नहीं सकता था, लेकिन कोई भी काम हो घर में तो उनकी राय जरूर ली जाती थी। और जो उनकी राय थी वो पत्थर की लकीर होती थी। मतलब बिल्कुल जो उन्होंने कह दिया तो कह दिया, वही माना जाएगा, उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। तो इस तरह से उनकी बात पूरे घर में मानी जाती थी। जो उनकी नानी थी, लेखिका की जो माँ थी, वो बहुत ही निष्पक्ष थी। मतलब सभी के लिए समान उनके मन में विचार थे, सभी के लिए समान न्याय। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा है या पराया है, सभी के लिए समान न्याय करती थी और बहुत ही ईमानदार थी। इसीलिए उनकी जो बात थी वो हमेशा पत्थर की लकीर मानी जाती थी। तो एक बार इस पेज पर जो शब्दार्थ है उनको हम देख लें। पुश्तैनी, पुश्तैनी का अर्थ क्या हो गया? पूर्वजों से प्राप्त। फिर है
वाशिंदा। वाशिंदा का अर्थ है रहने वाले या फिर निवासी भी बोल सकते हैं, वाशिंदे को निवासी। ठीक है। इसके बाद है जंग। जंग का अर्थ है लड़ाई, परिकथा, परियों की कहानी। तिलिस्म। तिलिस्म का अर्थ है जादू। इसके बाद है ख्वाहिश। इच्छा। फिर है निष्पक्षता। निष्पक्ष, इसका अर्थ हो गया किसी एक पक्ष में, न रहना। समझ में आया? तो ये जो हमने पेज पढ़ा इसमें जो शब्दार्थ है वो हमने देखे। अब हम और देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सॉरी, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जुमला होता है वाक्य, कि इसका अर्थ मुझे समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां भी नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी नहीं। मतलब कह रहे हैं कि जो ममतालु होता है ना, ममता से भरी हुई, कि जो उनकी परवरिश थी वो ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी, मतलब जो उनकी परवरिश हुई बच्चों की, लेखिका है, जो उनके भाई बहनों की उनकी परवरिश हुई उसमें उनकी माँ के अलावा सभी ने उनका परवरिश की। मतलब उनकी माँ ने कभी भी उनके लिए ना तो कोई ये कि उनका ध्यान रखा, ना उनके लिए कुछ किया। तो कह रहे हैं कि पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए। अब लेखिका बोल रही हैं कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे उस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। कि जो होती है ना ममता से भरी, ममतालु होती ममता से भरी, जो परवरिश की उनकी मतलब मुस्तैद रहना, तैयार रहना। तो कह रहे हैं कि जो उन बच्चों की जो परवरिश हुई उसमें माँ के अलावा सभी तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी थे। मतलब वो कह रहे हैं कि जो मर्द थे, घर के जो पुरुष थे, वो सभी बच्चों की परवरिश में तैयार रहते थे। जो उनकी माँ की जेठानियां थी वो भी, दादी भी, लेकिन जो उनकी माँ थी उन्होंने कभी बच्चों की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से ही चाहिए। जिस देश से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, मतलब खुद अपने तरीके से जो अपना काम है वो खुद अपने तरीके से करना चाहिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, पर उन्होंने हमें कभी लाड़ किया न, सॉरी, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ होती है ना कि अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से रखना, उनकी हर इच्छा को पूरा करना। तो कह रहे हैं कि उनकी माँ में वो खूबी नहीं थी, क्योंकि न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का भी था। मतलब वो कह रहे हैं कि बीमार भी रहती थी इसलिए वो नहीं संभाल पाई हो, लेकिन सबसे ज्यादा हाथ किस चीज का था? अरुचि का। मतलब उनको रुचि नहीं थी इन चीजों में।
उनका ज्यादा वक्त समय, वक्त का अर्थ होता है समय, ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब ये बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। मतलब जो उनकी माँ को किस चीज का शौक था, किताबें पढ़ने का, साहित्य में चर्चा करने का और संगीत सुनने का। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनमें आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। क्यों? मतलब एक कारण था कि जो उनके वैसे होता है कि ससुराल में हर कोई चाहता है कि हर व्यक्ति पूरा काम करे, मतलब हर काम में उसका क्या बोलते हैं कि हाथ हो, है ना। लेकिन उनकी उनकी माँ से कभी नहीं कहा। क्यों? एक तो वो ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, और दूसरा एक साहबी खानदान से वो थी। तो कह रहे हैं कि न उनमें आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। तो उनके मन में ये था कि वो इतनी सबके मन में अपनी उनकी माँ के लिए इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि उन्होंने एक पत्नी, बहू और एक माँ का फर्ज ढंग से अदा नहीं किया। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। मतलब उनके जो कारण थे, किस कारण से उनके ससुराल वालों ने कभी भी उन पर अपना रौब नहीं जमाया, जबकि उन्होंने एक अच्छी बहू, माँ और पत्नी होने का फर्ज अदा नहीं किया। उसके क्या कारण थे कि एक तो वो साहबी खानदान से थी, दूसरा वो ईमानदार थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, और तीसरा वे दूसरों की जो गोपनीय बात थी, मान लो उन्हें कभी किसी ने कोई भी बात कही कि ये बात किसी को ना बताई जाए, तो वो उस बात को अपने तक ही सीमित रखती थी, मतलब दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी। तो ये कारण थे कि सब लोग उनकी बात को पत्थर की लकीर मानते थे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरों के कारण बाहर वालों की दोस्ती, मतलब कभी झूठ नहीं बोलती थी, ईमानदार थी, तो घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरों की बात को किसी की रहस्य भरी बात को या गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं करती थी, तो इसके लिए दूसरों की जो दोस्ती थी वो उन्हें मिली हुई थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब कह रहे हैं कि उनके घर में किस तरह का माहौल था। उनके घर में था कि हर किसी को अपनी आजादी थी, कोई भी किसी पर दबाव नहीं था, मतलब अपना काम खुद कर सकता था। यदि किसी की चिट्ठी भी आती थी तो कोई किसी से नहीं पूछता था कि किसकी चिट्ठी है, या उसे खोलकर कोई भी नहीं पढ़ता था। तो सभी के निजत्व का उनको दिया गया था कि कोई भी उसका फायदा नहीं उठाता था। तो इसी कारण से क्या हुआ, जो लेखिका थी उनकी जो 3 बहनें थी वो, और उनका जो छोटा भाई था, वो सब क्या हुए, लेखन के हवाले हुए। उन्होंने मतलब वो भी लेखक बने। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी रही होती तो गनीमत रहती। पर हमारे अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, मतलब उन्हें भी परंपरा से हटकर काम करने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा दोतियां हुई तो वे तीसरी दान कर देंगी। मतलब उन्होंने कहा कि 2 से यदि लड़कियां हुई तो क्या कर देंगी, तीसरी को दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की ही हो। मतलब देखो, जहाँ पे ये था कि 2 लड़कियों से अधिक हो गए तो दान कर देंगे, तो उन सब बातों के बाद भी उनकी जो दादी थी, परदादी, उन्होंने लीक से हटकर काम किया और उन्होंने अपनी बहू के लिए क्या किया, जो पहला बच्चा, हर किसी की इच्छा होती है कि पहला बच्चा लड़का ही हो,
तो उन्होंने लीक सेट के काम किया। क्या किया कि उन्होंने भगवान से क्या मन्नत मांगी कि मेरी पतोह की बहू के जो पहला बच्चा हो वो क्या होना चाहिए, लड़की ही होनी चाहिए। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के भाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादी जी की भी बहनें मौजूद थी वहाँ। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने उसकी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि पदसतुर मंदिर जाकर मन्नत दुहारती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर हर तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। मतलब सबको विश्वास था कि माँ जी जो भी मांगती है वो पूरा हो जाता है। मेरी दादी को पहली मर्तबा से ही में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें कोई गुमान न रहा होगा। मतलब उनकी क्या इच्छा थी कि मेरी गोद में खेलेगी तो कौन खेलेगी, पोती। तो उनकी दादी ने भी लीक सेट काम किया। क्या काम किया कि अपनी पतोहू की बहू के लिए पहला बच्चा क्या मांगा भगवान से कि लड़की ही होनी चाहिए। अब जो इस पार्ट में कठिन शब्द आए हैं, मतलब इस पेज में जो कठिन शब्द आए हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। वो है जुमला। जुमला का अर्थ क्या हुआ, वाक्य। भावार्थ, भावार्थ का अर्थ हुआ आशय। ममतालु, ममतालु का अर्थ है ममता से भरी। मुस्तैद, मुस्तैद का अर्थ है तैयार। मर्द जात, इसका अर्थ हुआ पुरुष जाति। और जो आए पेज नंबर, इसके बाद देखते हैं निजत्व। निजत्व का अर्थ क्या हुआ, व्यक्तिगत। निजत्व का अर्थ हुआ व्यक्तिगत। लीक, लीक का अर्थ होता है बंदी बंधाई, बंदी बंधाई परिपाटी। ठीक है। फिर है फजल। फजल का अर्थ हो गया दया। पतोहू, पुत्र की पत्नी। अपरिग्रह, संग्रह न करना। पोशीदा, पर्दा रखना। तो इस तरह से जो शब्दार्थ है वो हमने देखे। तो आगे का जो पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जो भी शब्दार्थ आए हैं, जो हमने जितने पृष्ठ पढ़े, उन्हें जो शब्दार्थ आए हैं आप उनका अभ्यास करें, उन्हें लिखें। धन्यवाद।